ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले के वीडियोज में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के विषय में अच्छे से अध्ययन किया था। साथ साथ हमने इन चैप्टर्स में दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को भी ढूंढने का प्रयत्न किया था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है मानचित्र, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में मैप कहा जाता है, वो होता क्या है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने यानी स्केल के माध्यम से चपटी सतह यानी प्लेन सरफेस पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है? तो जो अर्थ का सरफेस है, जो सतह है, ठीक है, उसका प्लेन सरफेस पे यानी समतल सतह पर, ठीक है, स्केल के माध्यम से बनाया गया या खींचा गया जो है चित्र है, उसे मानचित्र या मैप कहते हैं। अब ऑलरेडी हमारे पास ग्लोब मौजूद था, अवेलेबल था, तो हमें आखिर मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमारा जो ग्लोब है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है यानी मॉडल है, और ग्लोब से भी हमें पृथ्वी के सतह के विषय में या सतह से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन ग्लोब से हमें पृथ्वी के जो बड़े सतह हैं जैसे महाद्वीप, ठीक है, महासागर इत्यादि के विषय में जानकारियां हासिल होती हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन वही अगर हम चाहें कि पृथ्वी पे मौजूद किसी छोटे सतह यानी जैसे किसी देश के विषय में हमें जानना हो, ठीक है, या उस देश में जो जिले हैं उनके विषय में हमें जानना हो, या जिले में जो शहर है उनके विषय में जानना हो, या फिर किसी गांव के विषय में जानना हो, तो ग्लोब से हमें ये सारी जानकारियां अच्छे से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि एक ग्लोब पे अधिक जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां प्रदर्शित करना काफी कठिन है। तो इसलिए हमने क्या किया कि ग्लोब को यानी जो गोला पिंड है उसे बीच से काटा और उसको प्लेन सरफेस पे क्या हुआ तो बना दिया पृथ्वी के सतह को। उसी को हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। अब ये जो मैप है वो पृथ्वी के पूरे सतह को भी दर्शा सकते हैं या पृथ्वी के सतह पे मौजूद किसी एक छोटे भाग के विषय में भी हमें जानकारियां दे सकते हैं, जैसे किसी देश, शहर, राज्य या गांव के विषय में। ठीक है, अब जो ग्लोब है उससे हम क्या क्या जानकारी ले सकते थे? तो हमें ग्लोब से पृथ्वी की आकृति के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है, उसकी घूर्णन गति के विषय में जानकारी मिलती है, उसके झुकाव के कोण के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन वही अगर हमें किसी छोटे स्थान के विषय में जानना हो कि वहां क्या क्या है, कैसे है, तो उसके विषय में हमें अधिक जानकारी क्या देगा? तो मानचित्र देगा। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि भारत के नक्शे पे जो अपना बिहार है वो यहाँ लोकेटेड है। अब अगर मैं ग्लोब पे देखना चाहूँ, ठीक है, तो बिहार के विषय में इतने छोटे से आकार में हमें कितनी जानकारियां मिलेंगी? बहुत कम। उसी प्रकार जैसे अफ्रीका जो महादेश है उसमें अलग अलग जो देश हैं, तो यहाँ जैसे अल्जीरिया, तो अल्जीरिया के विषय में कुछ 2 या 3 चीजें हमें देखने मिल रही हैं। ठीक है, अब इसी पोर्शन को अगर मैं मानचित्र बनाऊं और इसका बड़े आकार का मानचित्र बनाऊं तो उसमें हमें अधिक जानकारियां मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि हम अभी देखेंगे कि ये हमारा जो बिहार का है वो मानचित्र है। अब इस मानचित्र पे हमें बिहार में जो मौजूद जिले हैं, ठीक है, उन जिलों में जो शहर हैं, जो मुख्य शहर हैं, उसकी भी जानकारी मिल रही है। इसके पश्चात अन्य कई सारी जैसे पड़ोसी जो देश या पड़ोसी राज्य है उसके विषय में भी जानकारी मिल रही है। तो मानचित्र से बेनिफिट क्या होता है? तो हमें किसी पृथ्वी के किसी छोटे सतह के विषय में भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए हम मानचित्र के प्रकार पे आते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो
मानचित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैप। अब मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला जो प्रकार है मानचित्र का वो है भौतिक मानचित्र, जिसे फिजिकल मैप अंग्रेजी में कहा जाता है। अब भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो इस प्रकार के मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों यानी माउंटेन्स, पठार यानी प्लेट्यू, मैदानों यानी प्लेन्स, महासागरों यानी ओशंस, नदियों यानी रिवर्स इत्यादि को दर्शाया जाता है। अब जो अपना भौतिक मानचित्र है, जिसे फिजिकल मैप कहा जाता है, उसमें आपको पृथ्वी पे की सतह पे जो मौजूद भौतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, समतल मैदान हो गए, ठीक है, नदी हो गई, सागर, महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है। तो उसे हम भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप के नाम से जानते हैं। अब मानचित्र का जो अगला प्रकार है वो है राजनैतिक मानचित्र, जिसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये इस मानचित्र में क्या होगा, तो इस प्रकार के मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। अब जो अपना राजनीतिक मानचित्र है, जिसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं, उसमें आपको क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, तो उसमें देश, ठीक है, राज्य, शहर, गांव, किसी दो देश के मध्य जो बाउंड्री है, जो रेखा है, उस विषय में जानकारी, या किसी दो या दो से अन्य राज्य के बीच जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, उस विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप हमें इस विषय में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि इस बिहार के मैप में अलग अलग कलर से शेडिंग आपको देखने मिलेगी, जो अलग अलग जिलों की है। अब ऊपर जो ब्लैक से लाइन गया है, ये क्या है, तो ये एक राज्य के दूसरे राज्य की बाउंड्री है, ठीक है। तो इस विषय में जानकारी मिली हमें। वही जो अलग अलग जिले हैं, उनकी जो बाउंड्री है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है, तो बिहार का पॉलिटिकल मैप है, यानी जो है राजनीतिक मानचित्र है बिहार का। अब आइए हम अगले प्रकार यानी जिसे थीमेटिक मानचित्र और अंग्रेजी में भी इसे थीमेटिक मानचित्र ही कहते हैं, इसको जानते हैं। जैसे कुछ मानचित्र विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे अगर सड़क के बारे में जानकारी प्रदान करे, अगर कोई मैप हो, कोई मानचित्र हो जो हमें केवल सड़क यानी रोड के विषय में जानकारी देता है, तो उसे हम सड़क मानचित्र यानी रोड मैप के नाम से जानते हैं या कहेंगे। और यदि वन के विषय में जानकारी प्रदान करे, तो उसे हम वन मानचित्र यानी फॉरेस्ट मैप कहेंगे। अब वही कोई मानचित्र है जो हमें केवल वन के विषय में जानकारी दे रहा है कि पृथ्वी के सतह पे कहाँ कहाँ वन मौजूद है और कहाँ कितने घने वन हैं या कितने पेड़ पौधे हैं, उस विषय में जानकारी दे रहा है, तो उसे हम वन मानचित्र कहेंगे, फॉरेस्ट मैप कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि अगर कोई मानचित्र औद्योग के विषय में जानकारी प्रदान करे, तो उसे औद्योगिक मानचित्र यानी इंडस्ट्रियल मैप कहेंगे। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब अगर कोई मानचित्र है जो हमें बताता है कि पृथ्वी की सतह पे कहाँ कहाँ कौन से उद्योग, ठीक है, मौजूद है, तो उस मानचित्र को हम क्या कहेंगे, तो औद्योगिक मानचित्र या इंडस्ट्रियल मैप कहेंगे, ठीक है। अब ये सारी जो मैप हैं अलग, जो हमें बेसिकली कुछ अलग अलग प्रकार की जानकारी देती हैं, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, उसके अलावा वन या फिर उद्योग के संबंधित जानकारियां प्रदान करती हैं, तो वो थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आती हैं। अब एक और बात कि बहुत सारे मानचित्र को हम मिला के एक साथ रख के अगर उसे एक किताब में बदल दे, तो उसे हम एटलस कहते हैं। यानी एटलस क्या होता है, तो बहुत सारे मानचित्र को मिला के
एक पुस्तक के रूप में मानचित्र को ढाल दिया जाता है, जिसे एटलस कहते हैं। यहाँ आपके सामने ऑक्सफोर्ड का एक एटलस है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग मानचित्र और अलग अलग देश या के मानचित्र या राज्यों के मानचित्र आपको देखने मिलेंगे। तो इसे ही हम एटलस के नाम से जानते हैं। अब हमने अभी तक मानचित्र और मानचित्र के प्रकार पे चर्चा की। अब आइए हम मानचित्र के जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी तक हमने जाना सीखा कि मानचित्र किसे कहते हैं। उसके बाद हमने मानचित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैप पे चर्चा किया था कि कितने होते हैं मानचित्र के प्रकार और कौन कौन से होते हैं। अब आइए हम मानचित्र के घटक पे चर्चा करते हैं। तो मानचित्र के घटक, जिसे अंग्रेजी में कंपोनेंट्स ऑफ मैप कहा जाता है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अब वो 3 घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र का जो पहला घटक है वो है दूरी, जिसे डिस्टेंस कहा जाता है। मानचित्र का जो दूसरा घटक है वो है दिशा, जिसे डायरेक्शन कहा जाता है अंग्रेजी में। और मानचित्र का जो तीसरा घटक है वो है प्रतीक, जिसे अंग्रेजी में सिंबल कहते हैं। अब आइए हम एक एक करके मानचित्र के जो तीनों घटक हैं उन पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो मानचित्र का जो पहला घटक है जो है दूरी, जिसे डिस्टेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। अब दूरी क्या होता है? तो 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई यानी लेंथ को दूरी कहा जाता है। अब अगर मैं यहाँ एक डायग्राम से समझो कि दूरी किसे कहते हैं, तो यहाँ 2 बिंदु हैं, जैसे बिंदु A यानी पॉइंट 1 और ये बिंदु B यानी पॉइंट B। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है, जो लेंथ है, इसे ही हम क्या कहेंगे? तो दूरी कहेंगे यानी डिस्टेंस कहेंगे। अब हमारे जो मानचित्र होते हैं, जो मैप होते हैं, उन्हें इस प्रकार बनाया जाता है कि मान लीजिए कि स्थल पे बिंदु A और बिंदु B के बीच की जो लंबाई है या जो दूरी है वो अगर 500 किलोमीटर है, तो हमारे मानचित्र पे भी ये दूरी जो है 500 किलोमीटर की ही होनी चाहिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैप पे 500 किलोमीटर की लंबी रेखा खींची जाए? इसके लिए कितनी बड़ी मैप बनानी पड़ेगी? तो इस समस्या के हल के लिए हम जो मानचित्र बनाते हैं वो 2 पैमाने पे बनाते हैं, 2 स्केल पे बनाते हैं। जो पहला स्केल होता है उसे हम छोटे पैमाने पे बना मानचित्र कहते हैं। अब छोटे पैमाने पे बना मानचित्र से तात्पर्य क्या है? तो यह समस्या जो मैंने बताई अभी कि मानचित्र ऐसे बनाया जाता है कि अगर स्थल पे 2 बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो अगर 500 किलोमीटर हो, तो मानचित्र पे भी वो दूरी 500 किलोमीटर आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटे पैमाने का मानचित्र बनाते हैं। अब इससे तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कि मैप पे 2 बिंदु है मानचित्र पे, बिंदु A और बिंदु B, ठीक है। और वही स्थल पे यही जो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B, ठीक है, ये स्थल पे मतलब वास्तविक, और ये मैप पे यानी मानचित्र पे, ठीक है। अब स्थल पे बिंदु A और बिंदु B के मध्य की दूरी क्या है? तो 500 किलोमीटर है।
अब मैप इस प्रकार बनेगा कि मानचित्र पे भी ये जो दूरी है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच ये भी 500 किलोमीटर होनी चाहिए। तो इस समस्या के लिए हम छोटे पैमाने का मानचित्र बनाते हैं। इससे तात्पर्य ये है कि अगर मैप पे हम जैसे मान लेते हैं कि छोटे पैमाने का जो हम स्केल लेते हैं मानचित्र का वो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है तो 500 किलोमीटर हो जाता है। या फिर इसे हम और दूसरी प्रकार से भी ले सकते हैं पैमाने को कि जैसे 1 सेंटीमीटर का अगर लाइन है मानचित्र पे तो वो क्या होगा तो 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इस पैमाने को लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो इस प्रकार अगर ये जो मानचित्र पे रेखा है बिंदु और ए और बिंदु बी के मध्य और जो स्थल पे वास्तविक दूरी जो है बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य वो है 500 किलोमीटर। तो अगर हम इस रेखा को 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो हमने जो पैमाना लिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो बिंदु ए और बिंदु बी पे जो मैप पे दूरी आएगी वो होगी 5 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक दूरी क्या वही होगी क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 100 किलोमीटर माना है। तो छोटे पैमाने का मानचित्र जो है इस प्रकार ही बनाया जाता है या खींचा जाता है। अब एक और हम पैमाना लेते हैं जिसे हम बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं। अब ये जो छोटे पैमाने के मानचित्र होते हैं ये बड़े एरिया को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि बड़े एरिया को मैप पे अगर ड्रॉ किया जाए तो उतनी बहुत बड़ा मैप बनाना पड़ेगा, इसलिए हम छोटे पैमाने का मानचित्र बनाते हैं किसी बड़े एरिया को अगर हमें मानचित्र पे दर्शाना। ठीक है, वही अगर हमें किसी छोटे एरिया को दर्शाना हो मानचित्र पे तो हम बड़े पैमाने का मानचित्र उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बड़े पैमाने का मानचित्र क्या होता है। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए अब हम बड़े पैमाने के मानचित्र को जानने का प्रयत्न करते हैं। अब जो बड़े पैमाने के मानचित्र होते हैं वो किसी छोटे स्थान के मानचित्र को दर्शाने के लिए खींचे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो स्थल पे बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो दूरी है वो है 500 किलोमीटर। ठीक है, स्थल पे। तो बड़े पैमाने के मानचित्र में हम क्या करेंगे कि इसी दूरी को, अब दूरी समान आनी चाहिए, जितनी स्थल पे है उतनी मैप पे आनी चाहिए। तो बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो दूरी होगी, अगर हम बड़े पैमाने पे मानचित्र बना रहे हैं तो वहां छोटे पैमाने पे हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 100 किलोमीटर का पैमाना लिया था। 100 किलोमीटर का पैमाना लिया था। अब बड़े पैमाने में हम क्या करते हैं कि वही 1 सेंटीमीटर बराबर हम इसमें क्या ले लेंगे, तो मान लीजिए 250 किलोमीटर। ठीक है, अब छोटे पैमाने वाले मानचित्र में हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर का पैमाना यानी स्केल लिया था, लेकिन बड़े पैमाने के मानचित्र में हम क्या करेंगे तो वही 1 सेंटीमीटर बराबर बड़े पैमाने के मानचित्र पे क्या ले लिया तो 250 किलोमीटर ले लिया। तो अब ये जो रेखा होगी, ठीक है, ये जो दूरी होगी बिंदु ए और बिंदु बी से मानचित्र पे, तो ये कितनी हो जाएगी तो ये
1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर, और वास्तविक जो स्थल पे लंबाई है बिंदु ए और बिंदु बी की वो 500 किलोमीटर है। तो ये 2 सेंटीमीटर की रेखा होगी, ठीक है। और ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर हो जाएगा, और अगेन 1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर। इस प्रकार यहाँ कुल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो मानचित्र है वो बड़े पैमाने यानी बड़े स्केल पे भी और छोटे पैमाने यानी छोटे स्केल पे भी ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। अब आइए हम मानचित्र का जो दूसरा घटक है जिसे दिशा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे डायरेक्शन कहते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। उसके बाद हम मानचित्र के जो तीसरा घटक है जिसे सिंबल कहा जाता है उस पे चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी तक हमने मानचित्र का जो पहला घटक है दूरी के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आइए हम मानचित्र के दूसरा जो घटक है जिसे दिशा या अंग्रेजी में डायरेक्शन कहा जाता है उस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अब दिशा क्या है? तो दिशा हमें यह जानकारी देता है कि किस ओर जाना है। तो डायरेक्शन या दिशा हमें यह बताना है कि अगर हमें एक स्थान से किसी दूसरे स्थान की ओर जाना है तो हम किस ओर जाएंगे तो उस स्थान तक पहुंच पाएंगे। तो आइए अब दिशा के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अगर आप कोई भी मानचित्र लेंगे तो उसमें आपको मानचित्र के दाहिनी ओर जो है वो एक तीर का निशान बना मिलेगा, ठीक है। ऐसा तीर का निशान जिसे उत्तर रेखा कहा जाता है, और इस तीर के निशान के ऊपर या तो हिंदी में छोटा ऊ या अंग्रेजी में एन लिखा होगा। यानी ये जो तीर है इसे उत्तर रेखा कहते हैं और ये मानचित्र पे हमें उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। तो जैसा कि ये बिहार का मैप आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो तीर है इसे उत्तर रेखा कहा जाता है, और यहाँ आप देखेंगे कि नॉर्थ लिखा हुआ है। तो ये उत्तर दिशा को बताता है या सूचित करता है। अब जब हमें मानचित्र पे उत्तर दिशा की जानकारी हो जाएगी तो हम आसानी से अन्य दिशाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हमें उत्तर दिशा के बारे में पता चल गया तो उत्तर दिशा के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा तो दक्षिण दिशा होगा, यानी साउथ दिशा होगी। और इस ओर आपको पूर्व दिशा यानी ईस्ट और इस ओर आपको पश्चिम दिशा यानी वेस्ट प्राप्त होगी। तो कुल मिला के ये जो उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा, पूर्व दिशा यानी ईस्ट दिशा और पश्चिम दिशा जिसे वेस्ट दिशा के नाम से जानते हैं, इसे हम प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक है, दिक् बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी जो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो 4 महत्वपूर्ण दिशाएं हैं उसे हम प्रधान दिक् बिंदु या अंग्रेजी में कार्डिनल पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब ये 4 महत्वपूर्ण दिशाओं के अतिरिक्त भी 4 अन्य दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर और ये इधर पूर्व, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग होगा, जो ये आप दिशा देख पा रहे हैं, इसे उत्तर पूर्व दिशा के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। वही उत्तर और पश्चिम के मध्य के दिशा को हम क्या कहते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। वही दक्षिण और पूर्व के मध्य के भाग को हम किस दिशा के नाम से जानते हैं तो उसे दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाता है, जिसे साउथ ईस्ट के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। वही दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य का जो भाग है, जो दिशा है, उसे हम दक्षिण पश्चिम के नाम से
जानते हैं, यानी साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं। अब कुछ बातें और कि अभी आधुनिक समय में दिशा की जानकारी के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे कंपास या हिंदी में दिक्सूचक के नाम से जाना जाता है। ये आजकल के वर्तमान दौर में हमें दिशा बताने का काम करते हैं। अब कंपास एक यंत्र है जिसमें मैग्नेटिक सुइयां लगी होती हैं। अब आप जब विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसमें फिजिक्स के चैप्टर में मैग्नेट यानी चुंबक एक चैप्टर आएगा। उसमें आप जानेंगे कि चुंबक का जो पोल होता है, जो ध्रुव होता है, वो नॉर्थ और साउथ पोल के मध्य होता है। तो कंपास में क्या होता है, तो एक मैग्नेटिक सुइयां यानी चुंबकीय सुई लगी होती है जो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में हमेशा रहती है। अब कंपास पे जो रेड कलर की सुई आपको दिखेगी मैग्नेटिक, वो हमेशा नॉर्थ दिशा को दर्शाता है, और ठीक उसके अपोजिट काले या सफेद या किसी अन्य कलर की जो सुई दिखेगी वो हमेशा साउथ दिशा यानी दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो आधुनिक समय में हम दिशा की जानकारी के लिए कंपास यंत्र यानी दिक्सूचक यंत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब ये यंत्र नहीं बना था, इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी लोग दिशा का पता आसानी से लगा लेते थे, जैसे सूर्य और स्टार की सहायता से। अब जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था उत्तर ध्रुव तारे के बारे में, यानी नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार के बारे में, जिसे उत्तर ध्रुव तारा कहा जाता है, और वो हमेशा रात्रि में एक ही स्थान पे होता है, उत्तर की ओर। तो रात्रि में जो प्राचीन काल के लोग थे वो उस तारे को देख के अन्य दिशाओं का पता लगा लेते थे। वही अब हम अगर सवेरा हो, सुबह हो, तो सूर्य की सहायता से भी दिशा का पता लगा सकते हैं। अगर आप जब सूर्योदय के पहले जगेंगे कभी, तो अपने छत पे जाके देखिएगा कि आपके शहर या आपके गांव में सूर्योदय किस ओर से हो रहा है, किस दिशा से हो रहा है। तो जिस दिशा से सूर्योदय होगा, सूर्य निकलेगा, वो दिशा कौन सा होगा, तो वो दिशा होगी पूर्व दिशा। ठीक है, तो सूर्य की ओर आप मुख सीधा करके खड़े हो जाएंगे। अब जिधर से सूर्य निकलेगी वो दिशा होगी पूर्व, और आपके जो पीठ का पार्ट होगा, जो अपोजिट साइड, तो पीठ वाली दिशा क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक है, वही आपका जो दाहिना हाथ होगा वो दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करेगा, और आपका जो बायां हाथ है वो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार भी हम सूर्य और जो है स्टार्स यानी तारों की सहायता से दिशा का पता लगा सकते हैं। तो आप अभी तो ठंड का मौसम है, तो सूर्य हो सकता है कभी हमें दिखे कभी नहीं दिखे। तो जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो आप अवश्य अपने छत पे जाएं और इसे देखने का प्रयत्न करें कि सूर्योदय किस दिशा से हो रहा है आपके गांव में। वो जिधर से सूर्य निकलेगा वो दिशा होगी पूर्व, आपकी पीठ जिस ओर होगी वो होगी पश्चिम, आपका दाहिना हाथ जिस ओर होगा वो होगा दक्षिण, और आपका बायां हाथ जिस ओर होगा वो होगा उत्तर दिशा। तो आइए अब हम मानचित्र का जो अगला घटक है, जो है प्रतीक, जिसे अंग्रेजी में सिंबल कहा जाता है, उस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी तक हमने जो मानचित्र के घटक थे उन पे चर्चा किया, जिनमें से दूरी और दिशा को हमने जान लिया। अब आइए हम मानचित्र का जो तीसरा घटक है, जिसे प्रतीक यानी अंग्रेजी में उसे सिंबल कहते हैं, पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि प्रतीक यानी सिंबल किसे कहा जाता है। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं है।
इसीलिए उन्हें निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। इसे ही प्रतीक यानी सिंबल कहते हैं। अब मैप पे जो पृथ्वी के सतह पे विभिन्न आकृतियां हैं, जो प्राकृतिक जैसे पर्वत, पठार, मैदान जो भी हो, और मानव निर्मित जैसे भवन, रेल की पटरियां, सड़क, कुएं, मकान इत्यादि, इन सब को इनके वास्तविक आकृति में मानचित्र पे दर्शाना काफी कठिन भरा कार्य है, लगभग नामुमकिन सा है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उन सभी के लिए कुछ प्रतीक यानी सिंबल का प्रयोग करते हैं, उनको मानचित्र पे दर्शाने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ निश्चित अक्षरों यानी लेटर्स, रंगों, छायाओं, चित्रों, रेखाओं इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जाना कि आखिर प्रतीक क्या होते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इन प्रतीकों को कि ये किन किन चीज के प्रतीक हैं यानी सिंबल है, ठीक है। अब पहले यहाँ हम देखेंगे कि रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन में जो पहली ये रेलवे लाइन है इसे बड़ी लाइन कहते हैं। तो हमारे मानचित्र पे जो बड़ी रेलवे लाइन होगी उसका जो सिंबल होगा, प्रतीक होगा, वो इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। वही जो मीटर लाइन होगी उसका प्रतीक यानी सिंबल ऐसा होगा, इस प्रकार का होगा। वही रेलवे स्टेशन का जो सिंबल होगा, प्रतीक होगा, वो इस प्रकार का होगा। वही अब देखते हैं सड़कें, तो सड़कें में जो पक्की सड़क होगी उसका प्रतीक इस प्रकार का होगा, ठीक है। और वही जो कच्ची सड़कें होंगी उसका प्रतीक इस प्रकार का होगा। अब आते हैं सीमा पे यानी बाउंड्री पे, तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होंगी, जो दो देशों के मध्य खींची गई सीमा रेखा होगी, तो वो सीमा रेखा कैसी होगी, तो इस प्रकार की होगी। वही दो राज्यों के बीच यानी किसी एक देश में जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे अपना यूपी और बिहार दो अलग राज्य हैं, तो उनकी जो सीमाओं को खींचा गया, जो बाउंड्री लाइन बनाया गया है, तो उसका सिंबल कैसा होगा, तो ऐसा होगा। वही दो जिलों यानी दो जिलों के मध्य जो बाउंड्री रेखा होगी, सीमा रेखा होगी, उसका प्रतीक क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा। जैसे अपने बिहार में हम लेते हैं सिवान और गोपालगंज जिला, तो उन जिलों का को जो विभाजित करता होगा बाउंड्री, तो उसका सिंबल कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। अब आइए हम अगला कुछ सिंबल्स देखते हैं, प्रतीक देखते हैं। जैसे मंदिर, ठीक है, नहीं उसके पहले हम नदी, तो नदी का सिंबल कैसा है, ऐसा है। कुआं, कुएं का सिंबल ऐसा। नहर का सिंबल ये, और पुल का सिंबल जो होगा वो नहर का सिंबल ये हो जाएगा और पुल का सिंबल ये हो जाएगा, और ये तालाब, ठीक है। अब आते हैं मंदिर, तो मंदिर का सिंबल आपको ऐसा दिखेगा, गिरजाघर का सिंबल ऐसा दिखेगा, और मस्जिद का सिंबल इस प्रकार से दिखेगा। अब आते हैं कुछ अक्षरों पे, जैसे पीओ, तो पीओ का मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस। अब पीटीएस, पीटीएस का मतलब क्या हो जाएगा, तो पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है। अब पीएस, तो पीएस से तात्पर्य क्या है, तो पुलिस स्टेशन। अब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये एक बस्ती का सिंबल, मतलब बस्ती किसे कहते हैं, तो जहां एक ही स्थान पे बहुत सारे घर हो, ठीक है, उसे हम बस्ती कहते हैं। तो बस्ती का सिंबल इस प्रकार का होगा। वही कब्रिस्तान का सिंबल इस प्रकार का होगा। अब ये जो अगला सिंबल है, इसे देख के ही पता चल रहा होगा आपको कि ये पेड़ का सिंबल है। वही ये जो सिंबल यानी प्रतीक है, वो एक घास का प्रतीक है। अब यहाँ आप जितने प्रतीक सिंबल देख पा रहे हैं, ये क्या है, तो ये रूढ़ प्रतीक है। यानी सिंबल से हमें ये फायदा होता है कि मान लीजिए हम भारत से किसी अन्य देश में जाते हैं, अब हमें वहाँ की भाषा पक्का ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो प्रतीक से हमें ये बेनिफिट होगा कि वहाँ के किसी निवासी को अगर हम ये सिंबल दिखा दें तो वो समझ जाएगा कि हमें, या फिर ये सिंबल दिखाएं तो वो समझ जाएगा कि हमें कहाँ, तो रेलवे स्टेशन जाना है, तो वो हमें वहां के रेलवे स्टेशन का पता बता देगा, ठीक है।
तो इस प्रकार ये जो सारे प्रतीक हैं इन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है, अब इनके अलावे भी कुछ रूढ़ प्रतीक होते हैं, जैसे मानचित्र पे हम, ठीक है, ब्लू कलर से क्या जलाशयों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो मानचित्र पे ब्लू रंग से जो दर्शाया जाता है वो जलाशय होते हैं, यानी जहाँ पानी या सागर हो, तालाब हो, कुआं हो, झील हो, तो उसको दर्शाते हैं। इसके अलावे जो भूरे रंग से दर्शाया जाता है, तो मानचित्र पे भूरे रंग से हम पर्वतों को दर्शाते हैं। वही मानचित्र पे पीले रंग से हम पठारों को दर्शाते हैं, और वही हरे रंग से हम मानचित्र पे मैदानों को दर्शाते हैं। तो हमने मानचित्र के जो 3 घटक थे, दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में जाना। अब बचे हुए जो 2 टॉपिक हैं हमारे एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 4 में, वो हैं खाका और रेखा चित्र। तो आइए साथ साथ हम इन दोनों के विषय में चर्चा कर लेते हैं, और तत्पश्चात हमारा ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो बस 1 मिनट का समय दें, मैं इसे मिटा लूं, उसके बाद हम अपने अगले 2 टॉपिक को समझते हैं। अब हम इस चैप्टर में बचे हुए जो दो टॉपिक हैं, जो है रेखाचित्र और खाका के विषय में जानते हैं। तत्पश्चात हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब रेखाचित्र किसे कहा जाता है, तो बिना किसी पैमाने यानी स्केल के खींचे गए मानचित्र को रेखाचित्र या रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, वो फोन पे आपको डायरेक्शन दे रहा है कि मेरे घर तक आने के लिए तुम्हें कैसे कैसे आना है। तो उस दिए गए डायरेक्शन के अनुसार आप जो चित्र बनाएंगे किसी पेपर पे, उसे रेखा चित्र कहा जाएगा। या फिर आप अपने रूम में बैठ के अपने गांव का कोई मानचित्र बना रहे हैं, जिसमें आपने किसी पैमाने का उपयोग नहीं किया है, तो उसे रेखा चित्र कहा जाएगा। अब आते हैं खाका पे कि खाका किसे कहते हैं। तो किसी छोटे क्षेत्र जैसे एक कमरा का बड़े पैमाने पर बनाया गया नक्शा खाका कहलाता है। अब मानचित्र पे तो किसी अत्यंत छोटे क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं होगी, जैसे कि ये एक कमरा, तो इसके विषय में हम जो मानचित्र बनाएंगे, जो नक्शा बनाएंगे, उसे खाका कहा जाएगा। और ये बड़े पैमाने पे यानी बड़े स्केल पे बनाया गया नक्शा होगा। हमने बड़े पैमाने पे बनाया नक्शा और छोटे पैमाने पे बना नक्शा के विषय में चर्चा किया था कि अगर 1 सेंटीमीटर की रेखा है मैप पे और वो 100 किलोमीटर दर्शाती है स्थल पे, तो वो क्या होगी, तो छोटे पैमाने का नक्शा हो जाएगा। वही अगर 1 सेंटीमीटर की रेखा है मानचित्र पे और वो स्थल भाग पे 250 या 300 किलोमीटर को दर्शाता है, तो वो क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने का नक्शा या फिर मानचित्र कहा जाता है। तो खाका हमारा क्या होता है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे बनाया गया नक्शा होता है। तो अब ये चैप्टर समाप्त हो गई। इसके बाद हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।